बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज गांव में सूरज सिंह नाम का एक किसान रहा करता था। सूरज का गांव में एक ही खेत था। वह उसमें टमाटर की खेती किया करता था। सूरज का एक बेटा था जिसका नाम था रवि। रवि पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था। रवि की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद रवि का पालन पोषण उसके पिताजी ने ही किया। सूरज अब बूढ़ा हो चला था। उसके बस की खेती करना ना था, पर फिर भी वह खेतों में काम करता ही रहता। फिर एक दिन अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर आराम मांग रहा हो, और ऊपर से यह खांसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सूरज खेतों में काम कर ही रहा होता है कि तभी वहां भानु आ जाता है। भानु वैसे तो सूरज का बहुत अच्छा मित्र था, पर अंदर ही अंदर वह सूरज के टमाटरों की खेती से बहुत ज्यादा जला करता था। वह चाहता था किसी तरह इसके खेत और टमाटरों का व्यापार उसे मिल जाए। अरे सूरज भाई, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो कुछ दिन घर में आराम क्यों नहीं कर लेते भाई? भाई अगर आराम किया तो यह खेती कौन संभालेगा? अरे भाई सूरज, खेती तो होती ही रहेगी, और फिर अब तू इतनी बड़ी उम्र में आ गया है तो अब तेरे बस की कहाँ रही खेती करना। और तेरा बेटा रवि, वो क्या करेगा घर में? उसे भेजा कर तू खेतों में। हाँ भाई भालू, मैं सोच रहा था वह कुछ पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी लग जाए तो बस मैं भी ये खेती बाड़ी छोड़ दूं यार। अरे सूरज भाई, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, तेरी तबीयत खराब हो गई तो घर कैसे चलेगा? ऐसा सोचा है तूने कभी? चल मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ आता हूँ, ये काम वाम तो होता ही रहेगा। फिर भानु अपने दोस्त सूरज को उसके घर छोड़ आता है। रात में सूरज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और सुबह उससे खाट से उठा तक नहीं जाता। पिताजी, आप खाट पर ही लेटे रहिए। वेद जी ने आपको कुछ भी काम ना करने के लिए बोला है। पर बेटा, यही तो समय है खेतों में सारे टमाटर तोड़कर बाजार में बेचने का, और इस समय अगर मैं बीमार हो गया तो कैसे काम चलेगा? हे भगवान, ना जाने क्या लिखा है इस किस्मत में। बेटा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं खाट से उठने की। तू एक काम कर, तू अकेला ही खेतों में जाकर सारे टमाटर तोड़ लेना और बाजार में जाकर बेच आना बेटा। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खेत का सारा काम संभाल लूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ऐसा कहकर रवि घर से खेतों की तरफ निकल जाता है। फिर कई महीनों तक रवि ऐसे ही बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है और अपने खेतों के सारे टमाटर तोड़कर बाजार में अच्छे दामों पर बेच आता है। अरे वाह बेटा रवि, आज तूने अपने बाप का काम संभालकर बहुत अच्छा किया बेटा। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा लायक हो गया। हाँ पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस, और अब ये सब खेती बाड़ी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें एक बड़ी कंपनी का एक मालिक बैठा हुआ होता है। वह गाड़ी सीधा भानु के पास जाकर रुकती है। अरे ये सूरज सिंह का घर कहाँ है भाई? सुना है उसके खेतों के टमाटर पूरे गांव में सबसे अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के हैं। जी, सूरज का घर तो यहाँ से
सीधा जाकर बाएं गली में है। फिर वह सेठ की गाड़ी आगे चली जाती है। अरे ये इतना बड़ा व्यापारी सूरज के घर, मुझे लगता है उसकी तो कोई लॉटरी खुलने वाली है। जाकर देखना पड़ेगा ये माजरा क्या है। अरे ये सूरज सिंह का घर ही है ना? हाँ जी, मेरे पिताजी का नाम ही है सूरज और मैं उनका बेटा हूँ रवि। अच्छा रवि, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जी आइए। रवि सेठ को घर के अंदर ले जाता है। हाँ तो सूरज जी, हमने सुना है आपके खेत के टमाटर इस पूरे गांव में सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं। दरअसल हमारी कंपनी टमाटो केचप बनाती है और हमें बहुत से अच्छे क्वालिटी के टमाटर चाहिए। आप लोग हमारी कंपनी से डील कर लीजिए और बदले में हम मार्केट से अच्छे दामों में आपसे टमाटर खरीद लेंगे। यह सुनकर सूरज और उसका बेटा रवि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। यह सब बातें दूर खड़ा भानु सुन रहा होता है। अरे ये सूरज के बच्चे का तो व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, कहाँ मैंने सोचा था कि अब ये बीमार हो गया, अब इसके बस की काम धंधा नहीं रहेगा, पर यह तो उल्टी ही गंगा बह गई। शहर से बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आने लगे हैं। हाँ भानु, सोच कुछ यार, सोच क्या किया जाए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर कुछ दिन बाद रवि अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे रवि बेटा, मुबारक हो मुबारक, तुम्हें शहर से बड़ी कंपनी में हिस्सेदारी जो मिल गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। हाँ चाचा जी, बस आपके ही आशीर्वाद से ये सब हो पाया है, नहीं तो पिताजी के बीमार पड़ जाने के बाद हमने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ बेटा रवि, सही बोल रहे हो, तुम्हारी तरक्की को देख के मैं बहुत खुश हूँ। पर बेटा, ये जो टमाटर तुमने फसल से निकाले हैं, मुझे नहीं लगता ये टमाटर पिछली वाली फसल से ज्यादा अच्छे हैं। अरे चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो इस बार पिछले बार से ज्यादा मेहनत करके यह टमाटर की फसल उगाई है। अरे बेटा रवि, तू भी अपने बाप की तरह भोला ही है। खाली फसल में मेहनत करने से फसल अच्छी नहीं होती है। तो क्या चाचा जी? मेरी बात सुन, अगर तू चाहता है कि तेरे जितने भी टमाटर उगे हैं वह और अच्छे और लाल हो जाएं, तो मेरी बात मान। यह जो दवाई मैं तुझे दे रहा हूँ, तू इन सब टमाटरों पर डाल दियो। पर चाचा जी, इससे तो टमाटरों को और नुकसान हो जाएगा ना? अरे नहीं रे मेरे भोले रवि, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जब तेरे टमाटर बड़े और अधिक लाल होंगे तो उसके बदले कंपनी वाले तुझे ज्यादा पैसा देंगे। और फिर अगर तेरे टमाटर की क्वालिटी अच्छी होगी तो हर साल तुझे ही ऑर्डर मिलेगा ना। यह सोचकर रवि के मन में पैसों का लालच आ जाता है और वह तुरंत ही सभी टमाटरों में दवाई डाल देता है। अरे वाह, अब आएगा ना मजा। अब ना ये टमाटर उस कंपनी में पास होंगे और ना ही सूरज का ये व्यापार आगे बढ़ पाएगा। मुझसे पंगा लेना भारी पड़ गया सूरज तुझे। देख अब मैं कैसे तेरे सारे टमाटरों का व्यापार बंद करवाता हूँ। फिर अगले दिन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक सारे टमाटरों को फैक्ट्री में ले जाते हैं। यह सब देखकर रवि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह कंपनी के सेठ की गाड़ी रवि के खेत पर आकर रुकती है। अरे रवि, ये इतने खराब और बकवास टमाटर क्यों भिजवाए हैं तुमने हमारी कंपनी में? पर मैंने तो आपको अच्छी क्वालिटी के ही सारे टमाटर दिए थे सेठ जी। इसे तुम अच्छे टमाटर कहते हो? इन सारे टमाटरों में केमिकल मिला है जिसे खाकर कोई भी बीमार हो सकता है। वो तो शुक्र है यह सब टमाटर कंपनी में पहले चेक होते हैं। अगर ये टमाटर बाजार में चले जाते, मेरी कंपनी तो बंद होती ही होती, साथ में तुझे भी जेल में जाना पड़ता। हाँ, अब अपने पास रखो ये सारे बेकार टमाटर और मेरा एडवांस के पैसे भी मुझे वापस करो। हाँ, ना जाने कहां कहां से ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है। ऐसा कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है
और रवि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। यह कहानी धर्मवीर नाम के एक किसान की है। धर्मवीर अपने परिवार के साथ राजकोट नामक गांव में रहा करता था। धर्मवीर का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजेश। धर्मवीर उसी गांव में अपनी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धर्मवीर की पत्नी राजेश के पैदा होते ही स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद धर्मवीर ने ही अपने बेटे राजेश का पालन पोषण किया। किसान होने के कारण धर्मवीर ज्यादा अमीर न था। वह बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता। वह अक्सर अपने बेटे को कहता कि बेटा तू पढ़ लिख कर जल्दी से अच्छा अफसर बन जा। फिर एक दिन, राजेश, ओ बेटा राजेश। हाँ हाँ पिताजी। बेटा तू क्या कर रहा है इतनी रात में? सोता क्यों नहीं? मुझे पता है तुझे बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, पर सुबह उठकर पढ़ लियो। ऐसा कर अब तू सो जा, रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ पिताजी, मैं सो जाऊंगा। अभी थोड़ी देर और पढ़ लूं, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। हाँ हाँ मुझे पता है बेटा, तू यही चाहता है कि मैं फटाफट जल्दी से पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं। हाँ पिताजी, बस एक बार मेरी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, अब तेरे इस बूढ़े बाप की तुझसे ही उम्मीद है। बेटा तू कुछ भी करियो, पर हमेशा जो भी काम करियो पूरी ईमानदारी से करियो। कभी भी कोई काम ऐसा मत करियो जिससे तेरे इस बूढ़े बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाए। बेटा मैंने तुझे बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू कामयाब जरूर होगा। हाँ पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि आपको परेशानी हो। मैं जल्दी से एक बार बस नौकरी लग जाऊं, फिर उस सेठ के सारा कर्ज भी उतार दूंगा। फिर अगले दिन, अरे क्या कहा तूने? तू कब मेरे पैसे लौटाएगा? तुझे मैंने 2 साल पहले कुछ पैसे दिए थे, उन पे ब्याज लगे जा रहा है। अबे जब तेरी औकात ही नहीं थी पैसे चुकाने की, तो क्यों मेरे पास भिखारी बनकर आया है? सेठ जी थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, बस कुछ और महीने बस, और मेरी फसल जैसे ही बिकेगी मैं आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगा। मुकेश, बाहर निकाल इसे, मेरी नजरों से दूर कर दे और धक्के मार के निकाल दे इसे यहाँ से। इन लोगों की मदद करते करते मैं तो एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। मुकेश सेठ का ही इकलौता बेटा होता है। हाँ पिताजी, आपने ऐसे लोगों को क्यों पैसे दिए हुए हैं? इन गरीबों में अपना सारा पैसा बांटते बांटते देख लेना हम सब भी कंगाल हो जाएंगे। और एक उस धर्मवीर को देख लो जो 2 साल पहले यहाँ से पैसे लेके गया था और आज तक एक फूटी कोड़ी नहीं दी उसने। अरे हाँ याद आया, चल तो सही उस धर्मवीर के घर, जरा उसका भी आज हिसाब कर दूं। फिर सेठ और उसका बेटा मुकेश दोनों धर्मवीर के घर चले जाते हैं। धर्मवीर, ओ धर्मवीर, बाहर निकल, छुप के कहाँ बैठा है? साले मेरे पैसे लेके बैठा है कब से? अरे सेठ जी, आप मुझे ही बुला लिया होता, आप क्यों आ गए? बुला लिया होता? तुझे पता भी है आज 2 साल हो गए हैं पैसे लिए और तुझे कुछ होश ही नहीं है। जी सेठ जी, मैं आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सब याद है, बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा थोड़े दिन में एक अच्छी नौकरी में लग जाएगा, आप इस साल की और मोहलत दे दीजिए। हाँ, क्या कहा? 1 साल की? तेरे जैसा निकम्मा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसी का पैसा लेकर वापस किया जाता है? सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा,
बस मेरे बेटे को एक बार पुलिस की भर्ती में परीक्षा दे देने दो, वह पास हो जाएगा और फिर हम दोनों मिलके आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ, ये सब फालतू बातें मुझे मत सुना। तूने इस बार भी मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना, तेरी सारी जमीन मैं अपने नाम करवा लूंगा और साथ ही इस गांव में तेरा रहना मुश्किल करा दूंगा। और याद रखना मेरी इस बात को, मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। चल मुकेश। ऐसा कहकर सेठ और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़े दिन में ही मेरी परीक्षा है। परीक्षा में जैसे ही मैं पास हो जाऊंगा मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद मैं इस सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। पिताजी अब थोड़े दिन की और मजबूरी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेठ के बेटे का दिमाग कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। अरे भाई मुकेश, तुम क्या सोच रहे हो? आजकल बड़े चुप रहते हो। अरे शामू भाई आ आ आ। मुकेश भाई मैं देख रहा हूँ जब से तुम धर्मवीर के घर से आए हो कुछ ना कुछ सोचे ही जा रहे हो। हाँ भाई शामू, मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जिसे तू सुनेगा तो खुशी हो जाएगा। ऐसा क्या चल रहा है भाई आपके दिमाग में? तो सुन, बचपन से ही मुझे पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक था। भर्ती की परीक्षा में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और तुझे तो पता ही है हम लोगों के कहाँ है बस की इतना पढ़ना। पर अब जो मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है उससे तो यह लगता है कि मेरी तो पुलिस में पक्की नौकरी है। हा 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 हा। अच्छा भाई, आप हमें तो बताओ ऐसा क्या है प्लान? तो सुन, कल मैं धर्मवीर के घर गया था अपने पिताजी के साथ। वहाँ बार बार वह कह रहा था कि मेरे बेटे की इस बार सरकारी नौकरी पक्की है। उसे अपने पागल से बेटे पर इतना भरोसा है कि वह तो बिल्कुल सरकारी नौकरी लगाए बैठा है और पूरे गांव में भी यही बात फैली हुई है कि धर्मवीर का बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। अरे तो शामू कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं उस धर्मवीर के बच्चे को अपनी जगह पर परीक्षा में बिठा दूं और यह परीक्षा पास करवा दूं। पर मुकेश भाई आप ऐसा कैसे करेंगे? और वह धर्मवीर का लड़का हमारे लिए परीक्षा में क्यों बैठेगा? अरे उसे तो करना ही पड़ेगा। अब देख, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो क्या उसका बाप भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ शामू, अब तो तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। फिर शाम को मुकेश अपने घर आ जाता है। मैं कल ही जाकर धर्मवीर के लड़के राजेश से बात करता हूँ कि वह पुलिस भर्ती की परीक्षा में मेरी जगह बैठ जाए। साला उसका बाप बहुत बोल रहा था कि मेरा बेटा इस बार सरकारी नौकरी जरूर लग जाएगा। धर्मवीर को अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। हा 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 हा। तो अब वह भरोसा मेरे काम आएगा। हा 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 हा। मैं उसे अपने जाल में फंसाकर अपना काम करवा लूंगा। हा हा। फिर अगली सुबह मुकेश राजेश को अपने पास बुलाता है। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? रमेश, मुझे सुनने में आया है कि तू इस बार दरोगा वाली भर्ती में परीक्षा दे रहा है और हाँ, तू पढ़ने में बहुत होशियार है। क्या तू पास कर लेगा ये परीक्षा? जी मालिक, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा पढ़ने में। शायद भगवान ने चाहा तो मैं इस बार दरोगा जरूर बन जाऊं। हाँ, क्या तू बनेगा दरोगा? अपनी औकात देखी है तुम दोनों ने। तुम दोनों बाप बेटा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। हमारा कर्ज तो आज तक चुकाया नहीं जा रहा और बनने चले हैं दरोगा। ऐसा सुनकर राजेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। चल चल, अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कुछ समझौता लाया हूँ। समझौता? कैसा समझौता मालिक? देख, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तेरा सारा कर्ज माफ कर दूं और तेरी गिरवी पड़ी जमीन को तेरे नाम कर दूं। अरे मालिक, आप बहुत दयालु हैं। आप अपनी ऐसी कृपा कर दीजिए ना। हम लोग बहुत परेशान हैं मालिक, बहुत। अरे पूरी बात तो सुन मेरी।
बीच में ही अपने दुखड़े गाने लगा। मुझे तेरे दुखड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। तू मेरी बात सुन। देख, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और साथ ही तेरी जमीन तेरे बाप के नाम करा दूंगा। पर मेरी एक शर्त है। शर्त कैसी शर्त मालिक? मेरी शर्त है, इस सब चीज के बदले में इस बार दरोगा की भर्ती में तू मेरी जगह बैठ जाए। मतलब ये कि परीक्षा तो मेरी होगी, पर परीक्षा में बैठेगा तू। पर मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तू मुझ पर छोड़ दे। परीक्षा तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ में आई? राजेश ये सब बात सुनकर हैरान हो जाता है। पर फिर जब वह अपनी जमीन और कर्ज माफी की बात सोचता है तो वह ना चाहते हुए भी मुकेश को परीक्षा में बैठने के लिए हाँ बोल देता है और घर वापस चला जाता है। फिर परीक्षा आने से एक रात पहले राजेश के दिमाग में तो बस यही बात घूम रही होती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। झूठ वह बोल नहीं सकता था और मुकेश को ना बोलने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। फिर अगली सुबह सुरेश तैयार होकर परीक्षा देने के लिए पहुंच जाता है। करीब 3 घंटे तक परीक्षा चलती है। परीक्षा वाले स्थान पर मुकेश पहले से ही राजेश को बिठाने की पूरी सेटिंग करवा लेता है। फिर परीक्षा होने के बाद सबसे पहले मुकेश उसे बाहर मिलता है। हा, अरे राजेश भाई, तू तो मेरा जिगरी यार है यार। वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा, अब ये बता परीक्षा कैसी रही और मैं दरोगा भी बन पाऊंगा या नहीं? जी भाई, मुझे परीक्षा में बहुत डर लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अबे सुन राजेश के बच्चे, यहाँ अपने सत्य के पर्चे मत झाड़। और हाँ, अगर इस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर देखना बेटा, दरोगा तो तू बन गया। फिर सारा कर्ज दुगना कर दूंगा और जमीन तो तू भूल जा। फिर ऐसा सुनकर राजेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फौरन यह सब बातें घर जाकर अपने पिताजी को बता देता है। धर्मवीर यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वह दोनों फौरन गांव के थाने में जाकर बड़े दरोगा साहब को सारी बातें बता देते हैं। परीक्षा में नकल की बात सुनकर दरोगा जी फौरन जाकर परीक्षा रद्द करा देते हैं और परीक्षा में किसी और व्यक्ति को बैठाने के जुर्म में मुकेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और थोड़े दिन में मुकेश को जेल हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद फिर से सरकार की तरफ से परीक्षा होती है, पर इस बार राजेश अपने ही नाम पर परीक्षा देता है और परीक्षा में पास होकर दरोगा बन जाता है। यह सब देखकर राजेश के पिता धर्मवीर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं।